हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो सब्जेक्ट है वो साइंस है और कक्षा 8th के लिए 8वीं के लिए चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। बच्चों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही फसल को उपजाया जाता रहा है और आज भी हम फसल को उगाते हैं। पूरे देश क्या पूरे विश्व की बात कहें तो इसी क्रॉप प्रोडक्शन पर ही लोगों का भोजन जो है निर्भर है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वर्ड है वो है एग्रीकल्चर, कृषि जिसे हम कहते हैं। कृषि बच्चों, एग्रीकल्चर, द वर्ड एग्रीकल्चर is derived from the Latin word, or we can say the agriculture is taken from the Latin words auger and cutter. It means agriculture word is made by two words, two Latin words, agar and culture. Agar means field and culture means to grow or to cultivate. मतलब ये जो एग्रीकल्चर है ये लैटिन के दो वर्ड्स अगर और कटर से मिलकर के बना हुआ है। अगर का मतलब होता है फील्ड और कल्चर का मतलब होता है टू ग्रो। मतलब सीधे शब्दों में फसलों को उगाना एग्रीकल्चर कहलाता है। द साइंस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, एग्रीकल्चर में ही एनिमल्स भी आते हैं। The science of the process of raising crops and animals is called agriculture. The cultivation of plants for food or the growing of plants for food is called farming. भोजन के लिए फसलों का कल्टीवेट करना, उगाना फार्मिंग कहलाता है। एंड द पीपुल हु डू फार्मिंग आर कॉल्ड फार्मर्स। और ऐसे लोग जो फार्मिंग करते हैं उन्हें हम फार्मर्स कहते हैं। द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क, फ्लैश and other many useful products is called animal husbandry, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत प्राचीन काल से लगभग 10,000 BC से मैन जो है कृषि के क्षेत्र में सेटल्ड हो गया। प्राचीन काल से जो है खेती आदि मानव जो है करते हैं। पहले के जो आदि मानव थे दे वेयर नोमाड्स, द पीपुल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द पीपुल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर आर कॉल्ड नोमाड्स। मतलब ऐसे लोग जो अपने भोजन और आवास के लिए, रहने के लिए, जगह के लिए जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उन्हें नोमाड्स कहा जाता है। जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव जो थे, उनके पास अपना कोई घर नहीं था। ये वांडरर थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, भोजन की तलाश करते थे। इसके पहले भी जब आप जाएं और इसके प्राचीन में तो जो मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह
घूमते थे। जब वहाँ उस जगह की, उस एनवायरनमेंट की भोजन और सुविधाएं वहाँ जब समाप्त हो जाती थी तो उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरी जगह चले जाते थे और फिर वहाँ वो अपने भोजन और आवास की तलाश करते थे, वहाँ रहते थे, खेती करते थे और फिर जब वहाँ से उनको असुविधा होने लगती थी तो फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। जो आज मानव थे ये मौसम सीजन के अनुसार भी एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते थे, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विशेष सीजन में ही वो फल देते हैं। तो उस जो नोमाड्स थे वो एक जगह रहते थे और जब वहाँ से वो उनको जब भोजन नहीं मिलता था तो उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते थे और इन्हें नोमाड्स या घूमने वाले लोग, बंजारा जिसे कहा जाता है, ये लोग घूम करके एक जगह से दूसरे जगह अपनी आवश्यकता को जो है पूर्ति करते हैं। हमारे देश में दो तरह के फसल पाए जाते हैं, एक रबी क्रॉप और दूसरे जो है खरीफ क्रॉप। ऐसे फसल, ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं और समर सीजन में काटे जाते हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो बोए जाते हैं और अप्रैल और मई में जिन्हें जो काटे जाते हैं, इन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, सरसों और बहुत सारे फसल हैं जो इस समय काटे जा रहे हैं। दूसरा खरीफ क्रॉप, ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो काटे जाते हैं, ऐसे क्रॉप को हम रबी क्रॉप कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये खरीफ क्रॉप कहलाते हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। फसलों को फसल को उगाने के लिए, फसल के लिए बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जिस प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप आता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप लोग तो जानते ही हैं कि फसल को बोने के पहले मिट्टी को, सॉइल को अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना पड़ता है, तैयार करनी पड़ती है, तब जो है जाकर के फसल हमारे बोए जाते हैं। इस प्रिपरेशन में सबसे पहला जो काम होता है वह होता है प्लॉइंग और जुताई। फसल को अच्छी तरह से जुताई करने के बाद से वो जुताई प्लाउ से हो, कल्टीवेटर से हो या रोटावेटर, जाइरोवेटर, जो भी हो, मतलब हल के द्वारा मिट्टी की जुताई की जाती है और जूतने के बाद लेवलिंग किया जाता है, खेत को बराबर किया जाता है और लेवलिंग करने से जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है और प्लेन हो जाती है, जिससे फसलों को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पानी जो होता है एक बराबर चारों तरफ उन्हें जो है मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वह आता है सोइंग, बीजों को बोना। सबसे पहले सीड का सिलेक्शन किया जाता है, अच्छे किस्म के बीज को सिलेक्शन किया जाता है और जब अच्छे किस्म के बीज जब उपलब्ध हो जाता है तो उन बीजों को बोया जाता है और बोने के कई सारे मेथड्स हैं। जनरली जो मेथड सबसे ज़्यादा हमारे देश में अप्लाई किए जाते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसे स्कैटरिंग मेथड हम कहते हैं। लोग अपने खेतों में बीज को लेकर के अपने हाथों से छिड़क देते हैं, जिसे ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जहां एडवांस टेक्नोलॉजी है वहां सीड ड्रिल के द्वारा, मशीनों के द्वारा बीज को जो है बोया जाता है। बीज बोने के बाद कुछ जगहों पे, जैसे जहां खरीफ क्रॉप जहां बोए जाते हैं, पहले बीज को बोने के बाद नर्सरी लगाया जाता है और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। मतलब पौधे को, जैसे धान, पैरी की फसल को आपने देखा है, सबसे पहले हम पौधे, बीज का नर्सरी, पौधों को नर्सरी लगाते हैं और जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं
तो उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, एक जगह से निकाल करके दूसरे जगह जो है बोए जाते हैं। इसके बाद आता है मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर। जिस प्रकार हमें न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सेम ऐसे ही पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके लिए खेतों में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर डाला जाता है। आइए थोड़ा हम यहाँ फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैन्योर जो होता है, जो हमारे घरों में तैयार होता है, हम अपने घरों पर तैयार करते हैं। जो फर्टिलाइजर होते हैं वो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर्स आर प्रिपेयर एट आवर होम्स, बट फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर in factory. In manure, the amount of nutrients is less, but in fertilizer, the amount of nutrients are more. मतलब जो मैन्योर होता है, मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। इस मैन्योर में लगभग न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, सभी न्यूट्रिएंट्स लगभग इसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उसमें पाए जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में, अगर आप खेती से थोड़ा सा भी जुड़े हों या आपके पास में आपके बाबा पापा के बैठे हो, तो पूछिए, अगर वो खेतों में अगर वो यूरिया को डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, लगभग 46%। अगर वो डीएपी डाल रहे हैं तो उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिक विशेष न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। मैन्योर जो होता है वो पौधों को धीरे से लाभ पहुंचाता है, और जो फर्टिलाइजर्स होता है ठीक अंग्रेजी दवा एलोपैथ के जैसा है, तत्काल फायदा पहुंचाता है। और ये जो मैन्योर है वो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, धीरे से फायदा करेगा लेकिन नुकसान नहीं करेगा। और ये जो फर्टिलाइजर है वो एलोपैथ है, लंबे समय तक अगर इसका यूज किए, जैसे एलोपैथ की दवाई ज़्यादा समय तक खाए, किडनी, लीवर, तमाम शरीर के साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही फर्टिलाइजर का भी है, ज़्यादा लंबे समय तक किए तो नुकसान भी पहुंचाता है। जो मैन्योर होता है इसकी ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो भी हमारे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन जो फर्टिलाइजर होता है वो हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाता है। ये तो रही दोनों में डिफरेंस। फर्टिलाइजर की एक और बहुत बड़ी बात है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर अपने खेतों में डालते हैं तो हमारे खेतों को वह धीरे धीरे बंजर बनाने लगता है। फर्टिलाइजर से प्रयोग से देखिए नुकसान क्या है। ये एक और देखिए इनके दोनों के फायदे और नुकसान क्या है। मैन्योर के प्रयोग से हमारा जो मिट्टी होती है वो पोरस हो जाती है, पोरस मतलब उसमें छिद्र हो जाता है, और उसमें हमारे जो फार्मर्स फ्रेंड्स, जो वार्म्स है, जो कीड़े हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है उसमें। जैसे केंचुआ की मात्रा बढ़ जाती है जिस खेत में मैन्योर डाला जाता है, आपने देखा होगा गोबर की खाद, वहाँ जो न्यूट्रिएंट्स होती है वहाँ ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन जहाँ फर्टिलाइजर डाला जाता है वहाँ की जो मिट्टी की जो पोरस स्ट्रक्चर होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और मिट्टी के अंदर के जो लाभदायक हमारे फ्रेंड्स हैं, जो फार्मर फ्रेंड्स हैं, केंचुआ, अर्थवार, ये धीरे धीरे खेतों में से नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे सर जी आखिर केंचुआ क्या करता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। जो केंचुआ होता है आपने देखा है कि मिट्टी में होल बना करके रहते हैं, मिट्टी के अंदर तक होल कर देते हैं, अंदर की मिट्टी को बाहर कर देते हैं, और मिट्टी के अंदर जब होल होता है तो जो हवा होती है गहराई तक जाती है, पौधों के जड़ों तक हवा पर्याप्त मिलती है, और पौधे अच्छी तरह से हवा को एब्जॉर्ब करते हैं और उनका अच्छा से विकास भी होता है। लेकिन फर्टिलाइजर के प्रयोग से जो द पोरस स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिस्टर्ब्ड, मिट्टी का जो पोरस स्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, पौधों को, जड़ों को हवा नहीं मिलती, और धीरे धीरे हमारी जो मिट्टी होती है वो बिकम बैरन,
और हमारी मिट्टी की जो क्षमता होती है एक दिन कम हो जाती है, और एक समय ऐसा भी आएगा जब मिट्टी जो है हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी कि अब हमारे बस की बात नहीं है फसल का उत्पादन करना। इसलिए अधिक से अधिक कंपोस्ट और मैन्योर का प्रयोग किया जाए। तो पौधों को न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति के लिए उसमें हम फर्टिलाइजर और मैन्योर देते हैं। ये जो मैन्योर होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक्स होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स, उसके बाद आता है इरिगेशन। जिस तरह से हमें पानी की जरूरत होती है, बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते, सेम ऐसे ही पौधों को भी पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसलिए पौधों को समय समय पर पानी दिया जाता है। पानी देने के कई मेथड हैं। ट्रेडिशनल मेथड, अभी आपके बगल में अगर बैठे हो गार्जियन तो पूछिए, पहले के ज़माने में सिंचाई कैसे किया जाता था। ढेकली हुआ करता था जो कुएं के अंदर से पानी निकाल करके खेतों को सिंचाई किया जाता था। रहर चलता था, आज उसके जगह पे कैनाल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई होती है। कुछ ऐसे जगह जहां पानी की बहुत कमी होती है वहां ड्रिप इरिगेशन मेथड के द्वारा पानी दिया जाता है, स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा पानी दिया जाता है। खेतों में पाइप के द्वारा चारों तरफ पाइप बिछा दिए जाते हैं और वहां पे नोजल लगा होता है और वो घूमता है और खेतों में पानी जो है छिड़कता है। और नए मेथड्स में अब तो पौधों के जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। इसलिए पौधों को ठीक से ग्रोथ करने के लिए उन्हें पानी देना भी बहुत जरूरी होता है। ये सारे करने के बाद उसके बाद वीडिंग जरूरी होता है। वीडिंग, आइए थोड़ा सा वीड्स के बारे में जानते हैं। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार। द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन आवर फील्ड along the crops are called weeds। ऐसे अवांछित पौधे जो नेचुरली बिना बीज डाले हुए ही, हम उसका बीज खेतों में नहीं डालते, जो पौधों के साथ, फसलों के साथ जो निकल आते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं अथवा खरपतवार कहते हैं। आपका क्वेश्चन होगा सर ये खरपतवार आखिर क्या करेंगे। आप सोचिए कि आपके खेत में ये पौधा है और यहीं पे ये भी पौधे निकले हुए हैं। जब हम अपने खेतों में सिंचाई करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो जितना फर्टिलाइजर मैन्योर ये हमारा पौधा एब्जॉर्ब करता है उतना ही अब ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी न्यूट्रिएंट्स और पानी एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे हमारे पौधे को, जो हम फसल उगाए हैं, बोए अपने खेतों में, इन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इनका ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि खेतों से इन वीड्स को निकाला जाए, घासों को निकाला जाए। द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप इज कॉल्ड वीडिंग। खेतों से वीड्स को निकालना वीडिंग कहलाता है। और वीड्स को निकालने के कई मेथड है। जैसे मान लीजिए, एक तो मैनुअल मेथड और दूसरा मैकेनिकल मेथड, तीसरा केमिकल मेथड। मैनुअल मेथड में आइए देखते हैं मैनुअल में क्या होता है। आपने देखा होगा आपके गांवों में, आपके घरों में जब फसल आपके निकल आते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं, तो फसलों के साथ कुछ अनवांछित पौधे भी फसलों में जब उग आते हैं, तो वहां आपने देखा होगा घर के लोग ट्रॉवेल, खुरपी के द्वारा और बाई अपरूट, हाथों से निकाल करके पूरे पौधे को जड़ सहित निकाल लेते हैं, या ट्रॉवेल, खुरपी से उसको निकाला जाता है। मतलब हाथों से निकालने के प्रोसेस को हम मैनुअल मेथड कहते हैं। इसके अतिरिक्त वीडिंग जो है, मैनुअल के अतिरिक्त मैकेनिकल हथियारों से जो है किसी वस्तु से उसको निकाला जाता है। और तीसरा जो है वह केमिकल मेथड्स है, जिसे हम वीडिसाइड्स कहते हैं। खर पतवार नाशी वीडिसाइड्स कहा जाता है। फसलों से इन अनवांटेड वीड्स को अलग करने के लिए हम इस पर वीडिसाइड्स का छिड़काव करते हैं, जैसे 2,4-D, सल्फोसल्फ्यूरान, आइसोप्रोट्यूरान, ये सब वीडिसाइड्स हैं।
तो इसको निकलने के बाद से फसल अब हमारा पक करके तैयार है। फसल पक करके तैयार है, अब उसके बाद ज़रूरी होती है हार्वेस्टिंग, कटाई की ज़रूरत पड़ती है। फसलों को काटना ज़रूरी होता है। तो जब फसल तैयार हो जाते हैं तो फसलों को काटा जाता है। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। फसलों को काटना, इकट्ठा करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। हार्वेस्टिंग के भी दो मेथड हैं। ये तो मैनुअल मेथड इन विच वी कट द प्लांट्स विथ आवर हैंड्स विथ हो हसुआ, अन्य खुरपी या जो भी हंसिया हमारे गांव में जो चलता है उसके द्वारा फसल को काटा जाता है, और नहीं तो मशीन के द्वारा। अभी देखिए आपके अगल बगल हो सकता है कि इस समय चल भी रहा होगा कंबाइंड हार्वेस्टर। कंबाइंड आप लोग क्या बोलते हैं? कंबाइन। दिस इज रॉन्ग वर्ड। कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ा हुआ। वह मशीन जो दोनों काम करता है, काटता भी है और थ्रेसिंग भी करता है। तो कंबाइंड हार्वेस्टर से फसलों को काट करके और फसलों के स्टॉक्स से द रिमूवल, द सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। फसलों से, स्टॉक्स से बीज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग करने के बाद से तब ज़रूरत आती है स्टोरेज की, भंडारण की। फसल जब हमारे घरों में आता है तो उसके बाद हम साइलों में या अन्य जहाँ भी है गनी बैग्स में, जिसे जूट के बैग्स में, इन सारे अनाज को इकट्ठा किया जाता है। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।